नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जो इस वीडियो में है इनका सिलेक्शन आरआरबी टेक्नीशियन में हो चुका है और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन हर चीज़ कंप्लीट हो गया है। इनका मेडिकल कल ही फाइनल हुआ है, जो कि लगभग 3 से 4 दिन मेडिकल चला था। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में ये रहेगा कि ये जो फॉर्म भरे थे ये एक्चुअली ओबीसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ईबीसी सिलेक्ट किए थे, जो कि सबसे बड़ी एक दिक्कत होती है स्टूडेंट के लिए। जो ईबीसी से फॉर्म भर देते हैं उसके बाद में बहुत पछताते हैं, क्योंकि उसके लिए 50,000 का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि नहीं बनता है। तो अगर जो भी स्टूडेंट ईबीसी से फॉर्म भर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, रेलवे का या फिर कोई भी और, उनका क्या सॉल्यूशन रहता है, क्योंकि ये चीज़ ये फेस करके आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से आपको बताएंगे कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या मांगा जाता है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो आप वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा और हर चीज़ जानेंगे इनसे कि कैसे तैयारी किए हैं, कौन सा अटेम्प्ट था इनका, कैसे क्या करते थे, हर चीज़ इनसे जानेंगे। तो वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहले सभी दर्शकों को अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा नाम मनीष कुमार है और मैंने 10-12 पीसीएम से किया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने तैयारी में उतर गया। उसके बाद जो भी हुआ, फॉर्म आया, फॉर्म फिल किए, इसके बाद आगे का प्रोसेस चल रहा है। तो टेक्नीशियन का फॉर्म आप पीसीएम से भरे थे या फिर कोई आईटीआई का डिग्री था? नहीं, मैंने डिप्लोमा किया था 12th के बाद। उसके बाद मैंने पीसीएम से ही फॉर्म भरा, क्योंकि पॉलिटेक्निक वाले का अलाउ नहीं होता है टेक्नीशियन में। जो भी होता है पीसीएम से ही आप डाल सकते हैं। तो आपको डिपार्टमेंट एसएनटी मिलेगा। हाँ। तो आप ये बताइए कि आप तैयारी कैसे करते थे और कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। और तैयारी की बात करें तो इससे पहले डिप्लोमा के बाद मैंने तैयारी स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने 1 साल जेएसएससी जेई का मैंने पढ़ा। और मैंने टेक्निकल का ही कोर्स किया था। कोर्स भी वो भी मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा। कोई भी कोर्स मैंने पेड कोर्स नहीं लिया, जो भी पढ़ा यूट्यूब से ही पढ़ा है। तो उसके बाद मैंने एसएससी जेई में मेरा हुआ नहीं। तो उसके बाद मैंने फिर कुछ दिन के लिए चले गए दिल्ली कि काम सीखेंगे। जो भी मैंने हुआ वो हुआ नहीं। फिर वहाँ से मैंने आया 2024 का सितंबर में मैंने वापस आ गया। तो वहाँ पे कुछ भी इंटरव्यू बहुत दिए पर कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट किया। फिर गांव आ गए। गांव में ही सुना लाइब्रेरी खुल गया, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। और उसके बाद मैंने सारा दिन रात जो भी जितना टाइम मिला सारा टाइम लाइब्रेरी में ही गुजरा। तो पढ़ाई वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मनीष भाई, जैसा कि आपने बताया था कि आप जो फॉर्म फिल करते समय ईबीसी सिलेक्ट किए थे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप कैसे क्या मैनेज किए थे? जैसे मेरे से ये मिस्टेक हो गया था कि जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो ओबीसी तो डाले ही थे। उसके बाद नीचे में ऑप्शन आता है कि आर यू अंडर कम ईबीसी, तो मैंने यस कर दिया। फिर वहाँ पे नीचे एनसीएल का नंबर डाल दिया, जिससे फी में कंसेशन मिल जाता है, आपको 250 रुपया कट जाता है। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एक एक्स्ट्रा आता है, उसमें लिखा हुआ था कि इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए ईबीसी के लिए, जो 50 से कम का होना चाहिए। जो बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आपका बन जाता है तो सही है, वरना मुश्किल है। उसके वहाँ जब जाना है डीबी में तो बताना है कि यहाँ लिखा हुआ है बीपीएल कार्ड होना चाहिए आपके पास। तो बीपीएल कार्ड वो हो जाना चाहिए जो आपको मिलता है कार्ड, स्पेशली जो स्क्वायर टाइप का होता है वो कार्ड ही चाहिए। और भी कोई जो ऑनलाइन होता है राशन कार्ड वो नहीं चाहिए। मैंने उसको दिया राशन कार्ड तो वैलिड नहीं माने। जो मैंने एनसीएल डाला था वो भी दिया, वो भी नहीं वैलिड माने। तो उन्होंने बोला कि आप जाके 250 रुपया चालान कटा के आओ। जहाँ पे मेडिकल का 24 पे कटता है टिकट, वहीं पे 250 रुपया का चालान कटाना था। और बाकी मैंने कटा कर दिया। उसके बाद मैंने फिट कर दिया डीबी के लिए। तो चालान कटवाने के बाद फिर कुछ नहीं मांगा? हाँ, चालान कटवाने के बाद टिकट लिया और टिकट को पिन अप किया मेरे फाइल में और बाकी सबमिट कर दिया। बस यही प्रोसेस था। तो जो लोग ईबीसी सिलेक्ट किए हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका इनकम सर्टिफिकेट 50,000 से कम नहीं बनता है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑफिसर बोलता है कि, या फिर आप खुद पे बोल सकते हो कि सर चालान कटवा लो मेरे से 250 रुपया का, क्योंकि ईबीसी बन नहीं पा रहा है या मेरे पास बीपीएल कार्ड नहीं है। तो इसका ओनली सोल्यूशन है कि आप चालान कटवा लो 250 रुपया। तो मनीष भाई, अब आप ये बताइए कि जैसे कोई भी रेलवे की तैयारी कर रहा है, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी या कोई भी, तो उसके लिए कोचिंग करना जरूरी है या फिर सेल्फ स्टडी से भी वो क्रैक कर सकता है?
देखिए, अगर आप कोचिंग भी कर रहे हैं तो आपको सेल्फ स्टडी, अब कोचिंग में कितना टाइम दे पाएंगे, ज़्यादा 2 घंटे का क्लास होगा, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी समझिए कि बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मैंने सुबह 6 बजे लाइब्रेरी ज्वाइन करता था, फिर रात के 10 11, जब तक आप पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाते जब तक आपका सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। तो आपको स्टडी बस, मैंने साइंस का कोचिंग मैंने यूट्यूब से किया था, नीरज सर हैं, मैंने उन्हीं से पढ़ा था। वो यूट्यूब पे ही पढ़ाए थे, एक क्लास 1 घंटे में वो एक चैप्टर खत्म कर देते थे। लेकिन आपको उसमें बेसिक होना चाहिए तभी वो क्लास कर पाएंगे, वरना आपको बेसिक नहीं है तो आपको कोर्स लेना बहुत ज़रूरी है, वरना आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाओगे। तो जो लोग ऐसे लोग हैं जो काफ़ी सालों से तैयारी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट हो जाते हैं मेरिट में या फिर रिजल्ट ना होता है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अगर बहुत दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, आपको 2 3 अटैम्प्ट हो गया, तो सबसे पहले है कि आपको रिवीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आपको कंसेप्ट तो होगा ही बना हुआ, लेकिन होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हमें तो ये सब पढ़ा हुआ है। नहीं, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, जो आप पढ़े हुए हैं उसी पे आपको टिके रहना है। आपको रिवीजन हमेशा लगातार करते रहना है। और जो क्वेश्चन मॉक लगाने के बाद, मॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत मॉक लगाया, बहुत मॉक लगाया। लगभग मेरे जेई टेक्नीशियन और एएलपी लगा के मैंने शायद 500 मॉक लगाया होगा, इतना मॉक तो लगाया ही होगा मैंने। और उस सारे मॉक में जो क्वेश्चन नहीं बनते थे, मैंने उसको बहुत बारीकी से नोट करता था, पढ़ता नहीं था सोल्यूशन को, पढ़ने के बाद उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो कॉपी ऐसा बन जाता है ना कि उसको आपको पढ़ने में हमेशा एकदम बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉक तो बहुत जरूरी है क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से क्वेश्चन का कलेक्शन भी माइंड में होता है, नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, प्रैक्टिस भी होते जाते हैं, स्पीड भी बन जाते हैं, जो कि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत मैटर करता है स्पीड। तो अब आपका सिलेक्शन हो गया है टेक्नीशियन में, तो आप इसको कैरियर के रूप में कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सिलेक्शन होता है, इसके बाद तो एक होता है कि आपका थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो जाएगा कि चलो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाया है। तो अब इसके आगे मेरा फोकस है जेई का, क्योंकि मेरा एएलपी में थोड़ा सा, मेरा आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है टेक्नीशियन वाले में, तो एएलपी के लिए तो एलिजिबल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जेई मेरा 5 नंबर से रुका है मेंस में, तो अगले बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले बार 100 मार्क्स आए और किसी न किसी में सिलेक्शन हो जाए जेई में। तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? जैसे होते हैं ना कि कई सारे परेशानियों से मतलब जूझने के बाद भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो सिलेक्शन हो जाने के बाद आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? ये सिलेक्शन में क्रेडिट की बात करें तो आपके जो भी हैं आसपास, ऐसा नहीं है कि जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं वही उन्हीं का क्रेडिट जाता है। जो आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं या फिर जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचा रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप उन्हें भी क्रेडिट दीजिए कि हमसे कोई नहीं बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है आपका सिलेक्शन में। लेकिन अगर मेनली बोला जाए तो माता पिता बहुत ज़्यादा उनका हाथ है, हमेशा कभी भी डिमोटिवेट नहीं किए, और उन्हीं का बहुत ज़्यादा हाथ है। और 2 अंकल हैं, उन लोग का भी मेरे सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मनीष जी, अब आपसे एक अंतिम सवाल है कि अगर आपको फिर से तैयारी करने का मौका मिले, मान के चलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता टेक्नीशियन में और फिर से आप टेक्नीशियन का ही तैयारी करते हैं, तो आप क्या बदलाव करना चाहते हैं? जैसे पहले तैयारी करते थे और अब कैसे करते हैं? अगर फिर से करने की बात आता तो आपको फिर से मतलब कि जो कॉपी है उस कॉपी को तो पढ़ना ही है, आप उसको प्रायोरिटी दीजिए। फिर आपको जो आंसर किया है हम उसमें देखते हैं कि मेरा कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। अगर मेरा याद आ रहा है कि मेरे टेक्नीशियन में 2 3 क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था, तो उसको मैं बारीकी से कॉपी को पढ़ना था, और कॉपी में मेरे क्वेश्चन थे वो जो मैंने गलत किया था। तो ये समझ में आया था कि जो आपने कॉपी बनाया है उसको बहुत ज़रूरी है कि आपको बार बार उसी को पढ़ना है। सिलेक्शन का यही हमें दिखता है कि आपको बार बार कॉपी पे ही डिपेंड करना है, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, एकदम सोर्स को लिमिट करिए और उसी से फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वैसे स्टूडेंट को क्या आप कहना चाहेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो मेरिट में रह गए, कुछ मतलब बहुत ही कम नंबर से मेरिट में रह जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका अगर थोड़ा सा मार्क्स रह रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाना है, बस आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है और लगे रहना। आपको मॉक डेली देना है, आप उसका कॉपी पे लिखना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं यही बच्चा मिस्टेक करता है कि सेट तो लगाता है लेकिन उसको लिखता नहीं है। मैंने जो आसपास पढ़ते थे
हम उसको देखते थे कि वो कॉपी पे लिखते नहीं थे, जो क्वेश्चन नहीं बना या जो बन गया फिर भी आपको तुक्का में मार दिए, आप उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन का यही रास्ता है और कुछ भी नहीं बोल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कीमती समय निकालने के लिए। और दोस्तों, इसमें आपको बताया गया कि किस तरह से तैयारी आपको करना है, एबीसी का जो भी इशू रहता है स्टूडेंट का वो भी कवर किया गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी बात कि अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा भी चैनल और का बोले इनका भी चैनल मैकेनिकल मनीष। मैकेनिकल मनीष, हाँ, और मनीष भाई का भी एक चैनल है जो कि आपको नीचे मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इनका भी कंटेंट रहता है, आपको मोटिवेट करते हैं कि इस तरह से तैयारी करना है। और अब जॉब हो गया है तो और भी एक्सपीरियंस इनका बढ़ेगा और भी होते जाएगा, तो ये आपको और भी कुछ सिखाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।